तो आपका स्वागत है आज इस विषय में। तो आपको पता है हम सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं फिजिक्स हाई स्कूल विज्ञान। इसका चैप्टर चल रहा था, आपको ध्यान होगा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो उसमें हमने प्रकाश क्या होता है वह देखा, प्रकाश का परावर्तन देखा, उसके नियम देखे, फिर हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा, कुछ हमने पॉइंट देखे। ठीक है, उसकी आवरण क्षमता प्रतिबिंब कैसे बनाता है, और हमने क्षमता देखी, उसकी फोकस देखा, फोकल लेंथ देखी, वक्रता त्रिज्या देखी। ठीक है, सब देखा हमने। ठीक है, तो हम बात करें प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालें। अगर आपसे कह दे कोई, आपके पास दो समतल दर्पण हैं और दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखे हैं, तो वह कितने प्रतिबिंब बनाएंगे, तो कितने प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, तो उसका एक सूत्र होता है, नॉलेज की दृष्टि से हम आपको बता देते हैं, लेकिन क्वेश्चन उससे मुश्किल ही बनेंगे। ठीक है, नॉलेज की दृष्टि से आप किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो दर्पण हैं, 90 डिग्री के एंगल बने हैं, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। मान लीजिए आपके पास दो दर्पण हैं, नाव की दुकान देखी है आपने, एक आमने सामने दो दर्पण लगे होते हैं, आपने देखा होगा। तो उसमें आप प्रतिबिंब देखना, उसमें बहुत सारी इमेजेस बनती हैं, आप झुकते चले जाना, बहुत सारी उसमें इमेज दिखाई देंगी। ठीक है, तो आप लिखोगे प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंब यानी इमेज, कितनी इमेज बन रही है। ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या, सिमेट्री नॉन सिमेट्री से आप मतलब सिमेट्री के लिए आप लगाना, वो कहेगा। ठीक है, सिमेट्री वाले बता रहे हैं प्रतिबिंबों की संख्या। देखो, तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का सूत्र होता है, प्रिय विद्यार्थियों, तो सूत्र होता है 360 बट्टे थीटा माइनस के वन। यह आपका सूत्र है प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का। अगर आपसे वह कह दे कि जो आपके दो दर्पण हैं 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए रखे गए हैं, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। आपके पास दो दर्पण हैं, दोनों समांतर रखे हुए हैं, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये आपको बता देगा। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो यह आपको सूत्र निकालना है, कितनी आपकी प्रतिबिंब बनेंगे, उसमें कितनी इमेज बनेगी उस शीशे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के एंगल पर हो, के कोण पर हो, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। यदि दो दर्पण 90, यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर हों, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे, तो प्रतिबिंबों की सूत्र, नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का सूत्र होता है आपका 360 बट्टे थीटा माइनस के वन। तो आप यहाँ पर लगा दें 360, थीटा आपको कितना दिया है 90 डिग्री, तो लगा दें आप 90 माइनस वन, यानी कितने में से 0 से 0 चलेगी, 9 चौके 36, यानी 4 माइनस के वन, यानी कितना निकलेगा 3। तो इसका मतलब क्या है, आपके 3 प्रतिबिंब बनेंगे जब आपके दो समतल दर्पण एक इस प्रकार हो और एक इस प्रकार हो। ठीक है, इस प्रकार हो, तो कितने एंगल बनेंगे आपके, 3 एंगल बने, मतलब कितनी इमेज बनेंगे आपके, 3 इमेज बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे। मैं एक और प्रश्न ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, यदि दो दर्पण, यदि समतल दर्पण समांतर रखे हों, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो आप एंगल कैसे पहचानो, वो कह रहा है यदि दो समतल दर्पण समांतर रखे हो, समांतर का मतलब होता है पैरेलल, आमने सामने। समांतर मतलब क्या होता है, आमने सामने। आपने नाव की दुकान पर देखा होगा, वहां पर शीशे रखे होते हैं, एक सामने रखा होता है, एक पीछे रखे होते हैं, उसको बोलते हैं समांतर। समांतर उसको बोलते हैं जब दो रेखा की बात कर रहे हैं, ठीक है, टच ना करें, मतलब दर्पण की बात चल रही है,
क्या कह रहा है, समांतर। समांतर मतलब एक दर्पण ये रखा है आपका, एक ये रखा है आमने सामने, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, देखो हैं, आमने सामने रखा है। तो इसमें एंगल कितना होता है आपका, समांतर की कंडीशन में आपका एंगल कितना होता है, थीटा बराबर होता है आपका कितना, 0। इसको आप बात रख लें। एक लंबवत बोले तो थीटा 90 लेना है आपको, और समांतर बोले तो आपको थीटा कितना लेना है, 0 डिग्री लेना है। ठीक है, समांतर का मतलब होता है आमने सामने। अब देखो दोनों एक दूसरे को टच तो कर ही रहे हैं, टच करेंगे तभी तो एंगल बनता, टच तो कर नहीं रहे तो एंगल कितना होगा आपका, 0 होगा। और लंबवत कहते हैं, इसका मतलब क्या है, लंबवत का मतलब होता है ये 90 डिग्री का एंगल, समझ रहे हो। ठीक है, अब आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, समतल दर्पण कैसे है, समांतर रखे हुए हैं, तो थीटा कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो आप यहाँ पर लगाएं, आपको सूत्र पता है क्या होता है सूत्र, 360/थीटा, थीटा के कितना है आपका 0, तो लगा दें -1। अब आपको पता है 0 का हम किसी में डिवाइड करते हैं तो अनंत निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है, अनंत, अनंत निकल कर आया। और अनंत में से कुछ घटाएं तो भी क्या होता है आपका, अनंत ही होता है। ठीक है, आंसर कितना निकले, अनंत निकल गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जब दो दर्पण, समतल दर्पण आमने सामने रखे हों तो उसमें प्रतिबिंब अनंत बनेंगे, आप गिन ही नहीं पाओगे, इतने सारे प्रतिबिंब बनेंगे उसमें। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप नोट करेंगे ध्यानपूर्वक। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे गोलाकार दर्पण। गोलाकार दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल लेंस और उत्तल लेंस। देखो अब गोलाकार दर्पण की हम बात करें, देखो गोलाकार दर्पण की आप परिभाषा लिखना चाहें तो क्या होती है, देखो गोलाकार दर्पण उसे बोलते हैं वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह कैसी हो, गोलीय हो। वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह कैसी हो, गोलीय हो, उसे हम क्या बोलते हैं, गोलाकार दर्पण बोलते हैं। परावर्तक सतह क्या होती है, जहां पर आपका क्या हो, वह सतह जिस पर क्या होता है आपका परावर्तन होता है, उसे हम बोलते हैं परावर्तक सतह। जैसे कि आपने कल समतल वो प्रकाश का परावर्तन देखा था, जिस इस सतह पर परावर्तन ही तो हुआ था, इस सतह का मैंने आपको नाम लिखाया था, क्या लिखाया था, परावर्तक सतह या चिकनी सतह। ठीक है, तो वह सतह जिस पर परावर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है, तो गोलाकार दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसमें परावर्तक सतह कैसी हो आपकी, गोलाकार हो, उसे हम क्या बोलते हैं, गोलाकार दर्पण कहते हैं। ठीक है, जो आपके गोलाकार दर्पण होते हैं, आप लिखें तो एक लाइन में लिख लें, वह दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, गोलीय होती है, वे वह दर्पण जिनकी परावर्तक सतह कैसी होती है, गोलीय होती है, गोलाकार दर्पण कहलाते हैं, गोलाकार दर्पण कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, जो आपके गोलाकार दर्पण हैं, जो आपके गोलाकार दर्पण होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो आपके गोलाकार दर्पण हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई गोलाकार दर्पण है, ठीक है, इसी गोलाकार दर्पण से काटकर आपके कौन बनाए जाते हैं, अवतल दर्पण बनाए जाते हैं, उत्तल दर्पण बनाए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको इस पर काट दिया, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है आपका, ये तो आपका क्या बनेगा, अवतल दर्पण बन गया। ये वाला पार्ट आपका क्या बनेगा, उत्तल दर्पण बन गया। मान लीजिए ये वाला पार्ट में इधर लेकर आया, ठीक है, ये वाला पार्ट इधर लेकर आया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब इसमें शक्ल तो दिखाई देगी नहीं, एक साइड पोतनी पड़ेगी आपको, तभी तो शक्ल दिखाई देगी। तो मान लीजिए मैंने बाहर की सतह क्या कर दी, पेंट कर दी, पोत दी, तो ये आपका क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया। अवतल दर्पण बन गया। और उत्तल दर्पण में क्या करना है आपको, अंदर वाली सतह पोत देनी है। ठीक है, कलर कर देनी है। में आपका स्वागत है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका, उत्तल दर्पण बनेगा। हाँ, तो अब आप देखेंगे अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण
इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, कॉनकेव मिरर, कौन की कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखो अवतल दर्पण क्या होता है, अभी हमने इसका डायग्राम देखा। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार ही तो था, कुछ आपका इस प्रकार था। ठीक है, देखो तो अवतल दर्पण में हमने कैसे बनाया अवतल दर्पण, इसकी जो ऊपर उभरी हुई सतह दिखाई दे, उभरी मतलब जो उभर रही है, इसकी उभरी सतह हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। इसकी उभरी सतह हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो परावर्तन कौन सी सतह पर होगा, दबी हुई सतह पर परावर्तन होगा। ठीक है, ये कौन सी सतह, उभरी हुई सतह, उभरी हुई सतह, उभरी हुई सतह पर हमने क्या कर दी, सतह पर पॉलिश कर दी यानी पेंट कर दी। ठीक है, तो परावर्तन किस पर होगा, चिकनी सतह पर होगा। ठीक है, इस पर क्या होगा, आपका परावर्तन होगा। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे अवतल दर्पण क्या होते हैं तो आप क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले आप बताएं अवतल दर्पण किसका प्रकार है, गोलाकार दर्पण का ही प्रकार है। तो सबसे पहले आप पहली लाइन ये डालोगे, वह गोलाकार दर्पण, वह गोलाकार दर्पण जिनकी उभरी हुई सतह पर क्या होती है, पॉलिश होती है, और परावर्तन दबी हुई सतह पर होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया, तो आप क्या लिखोगे, वह गोलाकार दर्पण, वह गोलाकार दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पॉलिश होती है, जिसकी उभरी हुई सतह पॉलिश होती है, पॉलिश होती है तथा परावर्तन दबी हुई सतह पर होता है, सतह पर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, तो यह परिभाषा हुई। ठीक है, वह गोलाकार दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पॉलिश होती है और परावर्तन दबी हुई सतह पर होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। तो अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर, क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, वह दर्पण या वह गोलाकार दर्पण जिसकी क्या हो, दबी हुई सतह पर क्या हो, पॉलिश होती है, और उभरी हुई सतह पर क्या होता है आपका, परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा और देखेंगे दर्पण से संबंधित। ठीक है, सबसे पहले आप इसको नोट करें। अब कुछ हम महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे थे। ठीक है, देखो मान लीजिए यह तो आपको पता ही है कौन सा दर्पण है आपका, अभी पॉलिश करेंगे, ये कौन सा दर्पण है आपका, अवतल दर्पण। क्यों इसकी उभरी हुई सतह पॉलिश हो रही है और परावर्तन आपको पता ही है अंदर वाली सतह पर होगा, दबी हुई सतह पर। ये आपका क्या है, अवतल दर्पण। अब इसकी हम बात करें, ये कौन सा है आपका, उत्तल दर्पण, इसकी दबी हुई सतह पर हम पॉलिश करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब ध्यान से देखना, अब देखो, अब ये आपका अवतल दर्पण है, इसका भी एक बीच का बिंदु ले लें, एक बीच का पॉइंट ले लें, इसका बीच का पॉइंट यहीं कहीं पर होगा है। ठीक है, इसका बीच का पॉइंट यहीं कहीं पर होगा। ठीक है, तो इसका जो बीच का पॉइंट होता है उसको दर्शाते हैं किससे, पी से, किससे दर्शाते हैं, पी से, और वह पी कहलाता है आपका क्या, ध्रुव। क्या कहलाता है आपका, ध्रुव। ये भी क्या कहलाएगा, ये पी भी होगा, ये भी क्या कहलाएगा, अंदर बना लेते हैं, क्या होगा आपका, ध्रुव होगा। और ध्रुव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल, इसलिए यहाँ का हमने पी उठाया, समझ रहे हो। ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल, इसलिए हमने पी उठाया। तो आपको दिखाई दे रहा है अवतल दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। और आपको पता है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण किसी गोलाकार दर्पण के भाग हैं, गोलाकार दर्पण में इसे तो काटे गए हैं। तो अगर मैं इसको पूरा करूं तो यह भी कोई ना कोई दर्पण, गोलाकार दर्पण रहा होगा इस प्रकार,
यह भी इस प्रकार गोलाकार दर्पण रहा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपको पता है एक गोले का केंद्र भी होता है, अगर कोई गोला है उसका केंद्र होगा कि नहीं होगा। अगर अपनी कॉपी पर आप कोई गोला बनाओगे तो प्रकार जिस पॉइंट पर रखते हो वही तो केंद्र कहलाता, तभी तो आप सर्कल खींचते हो। तो मान ली इसका यहीं कहीं पर आपका केंद्र होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जो केंद्र होगा उसी केंद्र को इस दर्पण का हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। यहाँ पर लिख देना क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को किससे दर्शाएंगे हम, सी से, सी से, क्यों सी होता है आपका सेंटर, सेंटर यानी केंद्र। ठीक है, तो क्योंकि आपको जब मैं इस सर्कल को पूरा करूंगा तो कोई ना कोई तो केंद्र रहा होगा, वही केंद्र क्या कहलाएगा आपका अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसका भी कहीं ना कहीं यहीं पर केंद्र मिल जाएगा। ठीक है, तो यह आपका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र यानी सी। ठीक है, तो इसका वक्रता केंद्र अंदर की तरफ होगा, इसका परावर्तन वाली बाहर की तरफ होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र मिल गया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इनको मिला देना है। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र ध्रुव, वो जो मिलाने वाली रेखा है मैंने इनको मिलाया है, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे इसको हम, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसी प्रकार ये रहा आपका ध्रुव, ये रहा आपका वक्रता केंद्र, दोनों को मैंने मिलाया तो इस रेखा को हमने क्या बोला, मुख्य अक्ष बोला। क्या बोला, मुख्य अक्ष बोला, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो जो आपका वक्रता केंद्र दिखाई दे रहा है और ये आपको ध्रुव दिखाई दे रहा है, वक्रता केंद्र से और जो ध्रुव है वहां तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, इतनी दूरी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम कैसे दर्शाते हैं, आर से, यानी वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी कितनी कहलाई आपकी, आर कहलाई। आर क्या है आपकी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसी प्रकार आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी कहलाई आपकी, वक्रता त्रिज्या। कितनी होगी आपकी, आर, और आर आपकी क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, आर आपको पता चला। तो आपको कितनी बात पता चली, 1 2 3 4 बात आपको पता चलेगी। एक बात और पता करें, देखो पहली बात देखो ध्यान से, हमने क्या बोला, इस सर्कल जो आपका अवतल दर्पण है इसका मध्य बिंदु क्या कहलाया, आपका ध्रुव कहलाया, पी आई ध्रुव कहलाया। ठीक है, तो मैंने बताया जब गोला को पूरा करेंगे तो उसका जो केंद्र बनेगा वह कहलाएगा आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। अब आप देखना, जो वक्रता केंद्र होता है और जो ध्रुव होता है इसके मध्य में एक बिंदु होता है। मान लीजिए एक ये रेखा है ए और ये आपकी रेखा है बी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान ली 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मध्य पॉइंट कहाँ होगा, बीच का पॉइंट कहाँ होगा, पता नहीं, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका क्या है, एक बीच का पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो मैं इतनी दूरी पूछूं और इतनी दूरी पूछूं तो कितनी कितनी होगी, 5 5 ही तो होगी। मध्य बिंदु का मतलब है 10 सेंटीमीटर दूरी को 5 5 भागों में बांट दिया, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, बीच में कोई खड़ा हो गया वो क्या कहलाया आपका, क्या मध्य बिंदु कहलाएगा। तो इधर आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई, इधर आपकी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार वक्रता केंद्र और पी का एक भी क्या होता है, एक मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, एक मध्य बिंदु होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर मान लिया, ठीक है, तो जो मध्य बिंदु होता है वह आपका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को आधे को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और उस फोकस को किससे दर्शाते हैं, एफ से। एफ आपका क्या है, फोकस है। क्या है, फोकस। फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी का मध्य बिंदु क्या कहलाया आपका, फोकस कहलाएगा। ठीक है, फोकस कहलाया। या तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर है। दोनों की बीच की दूरी कितनी, आर। अगर मैं आर की आधा ही कर दूं, अगर मैं आर का आधा कर दूं तो आपको फोकस नहीं मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आर का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसका आधा करूंगा तो आपको फोकस मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आर का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसका मध्य बिंदु ढूंढ तो 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा। तो ठीक है, तो वही 5 सेंटीमीटर जो मिलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। यहाँ से तो आपका एक सूत्र भी निकल कर आ गया, जो आपका फोकस है वह क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी F बराबर R/2 हो गया। ठीक है, तो इसका भी यहीं कहीं पर फोकस होगा F। ठीक है, इतनी बात पता चलेगी।
ठीक है, एक बात और देख लें, लास्ट है, जो आपका ध्रुव है, ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी आपकी कहलाती है क्या? फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। और उसको दर्शाते हैं छोटी वाली एफ से, ठीक है। यहाँ पे क्या है? फोकस दूरी, फोकस दूरी। बस इतनी आपको बातें पढ़नी थी, ठीक है। फोकस से लेकर ध्रुव तक के बीच क्या दूरी कहलाती है आपकी? फोकस दूरी, ठीक है। बस इतनी बात आपको समझनी है। इसकी परिभाषा भी दी है कॉपी में, लेकिन परिभाषा तो हमें मतलब नहीं, क्योंकि परिभाषा पेपर में नहीं आएगी। बस आपको पता होना चाहिए ये चीजें कहाँ कहाँ पर होती हैं, ठीक है। एक बार इनको अच्छे से नोट करना, एक बार और बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।